हेलो गाइस, दिस इज मी त्रिगुण मिश्रा। आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए वीडियो लेकर हमारे क्लास 11 अकाउंट वाले बच्चों के लिए। तो मैं आपको याद होगा, मैं पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो कुछ बच्चों को उसका आंसर मिल भी गया होगा और शायद कुछ को नहीं भी मिला होगा। तो वो बच्चे चिंता ना करें, क्योंकि अब मैं उसका आंसर देने जा रहा हूं। तो अपने कान खोल लीजिए और हाथ में पेन पकड़िए और एक कॉपी लीजिए और उसका आंसर नोट करिए। तो अब देखिए, इसमें से क्या पूछ रहा था, कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो पैसे से रिलेट होता है। अब हमारा पहला क्या है, क्वालिटी ऑफ स्टाफ। क्या क्वालिटी ऑफ स्टाफ में कहीं पैसा आ जा रहा है? क्या नहीं आ जा रहा। कोई पैसे से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। तो ये पॉइंट तो पहले ही हम हटा देंगे, ठीक है। सेकेंड, परचेस्ड एलसीडी फॉर पर्सनल यूज। अब यहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब आप बोलेंगे यहां पे हम एलसीडी खरीद रहे हैं, तो क्या बिन पैसे खरीद के आएंगे? नहीं, उसमें हम पैसा देंगे। बट मैंने क्या कहा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वो ट्रांजैक्शन जो पैसे से रिलेट करें। और एक बात और, जो आपके बिजनेस में काम आए, वो पैसा आप लगाएं जो आपके बिजनेस में काम आए। इसमें क्या लिखा है, आपने एलसीडी तो खरीदी, पर किसके लिए खरीदी? पर्सनल यूज के लिए खरीदी, बिजनेस के लिए नहीं खरीदी। तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अब थर्ड आता है परचेज रॉ मटेरियल फॉर बिजनेस यूज। अब बोलेंगे ये दोनों नहीं हुआ, ये तो होगा ही, पर क्यों होगा, क्या रीजन है? रीजन ये है इसका कि जो हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, जनरली रॉ मटेरियल आके आप घर लिए खरीदते हैं कि भैया ले आओ आप ये, आज हम ये बनाएंगे। आप बनाएंगे पर आप उसको सेल नहीं करेंगे। तो रॉ मटेरियल जनरली कहाँ के लिए खरीदा जाता है? फर्म के लिए खरीदा जाता है। इस कारण से हम इसको इंक्लूड करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन में, क्योंकि इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है। ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए भी हो रहा है, यानी फर्म के लिए वो ट्रांजैक्शन हो रहा है। इस कारण से ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा इसका आंसर। जिन्होंने इसका दिया आंसर, उनको बेस्ट ऑफ लक, आगे के लिए वैसे परफॉर्म करते रहें। तो आज की हमारी वीडियो अब किसके ऊपर है? चैप्टर हमारा वही है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बट कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, लाइक एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड डबल एंट्री सिस्टम, जो सबसे मेन है। और एक बात और, क्या अकाउंट आर्ट है कि साइंस है? इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम वीडियो नंबर 2। तो वीडियो नंबर 2 क्या बात करती है? पहला है वीडियो नंबर 2 में फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब क्या काम करती है अकाउंटिंग? अब पिछले वीडियो में हमने क्या जाना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग जाना, अकाउंटिंग के बारे में जाना। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखी हो मेरी पहली वीडियो, तो प्लीज उसको देख के आइए, तभी ये वीडियो आपके पल्ले पड़ेगी, समझ में आएगी। इसी कारण बोल रहा हूं, वीडियो स्किप मत करिए, लाइन बाय लाइन देखिए, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और हम अच्छे से पढ़ा भी पाएंगे। आपको फालतू डाउट नहीं होंगे कि भैया आप वीडियो बनाए नहीं, सब वीडियो आपको मिलेगी, बस आप स्किप मत करिएगा। तो चलिए आते हैं सीधे अपने फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। अब पहला फंक्शन है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। भैया मैं बुक वालों को बोल रहा हूं, ये शब्द इतनी बार हम बुक में पढ़ चुके हैं कि अब आपको तो रट जाना चाहिए कि अकाउंटिंग है तो रिकॉर्ड भी है। जब तक आपकी अकाउंटिंग जिंदा है तब तक रिकॉर्ड भी जिंदा रहेगा। तो ये पहला पॉइंट, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। हर जगह आप ऑब्जेक्टिव्स में चले जाइए, अकाउंटिंग के फंक्शंस में चले जाइए, हम आगे एडवांटेजेस पढ़ेंगे, उसमें भी रिकॉर्डिंग का महत्व दिखाई देगा। यानी ये तो आपको पॉइंट हर चीज में लिखना ही होगा। सबसे जरूरी है ये पॉइंट, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं क्यों जरूरी होता है, एक बार फिर बताता हूं। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होता है वो आज के जमाने में बहुत ब्रॉड नेटवर्क हो चुका है। इधर से पैसा आ रहा है, इधर से हम लोन दे रहे हैं, बैंक से भी ले रहे हैं, ई बैंकिंग भी है। इस कारण से हमको रिकॉर्ड करने पड़ते हैं ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड का एक स्ट्रक्चर होता है, जर्नल। मैं तो जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट में, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस ही एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है।
उसके अलावा कुछ नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितनी आपके पास एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, पिछले वीडियो से रिलेट करिएगा। एसेट्स लाइबिलिटीज भी बता चुका हूं मैं, एग्जांपल दे देता हूं। एसेट्स का डेटर्स, लाइबिलिटीज का क्रेडिटर्स, ये सब। एक और एसेट्स का मशीनरी वगैरह, ये सब आपकी एसेट्स में आ गई। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर पता लगाना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, तो आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। ये भी अकाउंटिंग का एक फंक्शन हो गया। तो ऐसे मान लीजिए आपको पता लगाना है हमारी फर्म कितने प्रॉफिट में जा रही है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? अनुमान लगाएंगे कि हाँ भाई पिछले साल से तो 10 गुना ज्यादा चली गई। एक एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बाय अकाउंटिंग। बिजनेस कर रहे हैं तो अकाउंटिंग भी करना पड़ेगा। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। ये तो नया पॉइंट है। लीगल रिक्वायरमेंट क्या होता है? लीगल आप जोड़िए किससे? हमारे लॉ से। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ बनाए हैं, बहुत सारे टैक्सेस बनाए हैं, लाइक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह टैक्सेस है हमारे यहाँ। तो इन सब टैक्सेस हम कैसे देते हैं? पहले गवर्नमेंट क्या करती है? कैलकुलेट करती है कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है आपके फर्म की, उसके हिसाब से उसमें टैक्स लगाती है। क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप, उसमें टैक्स लगाती है। और भी बहुत सारे लॉ में होता है। जैसे आप कभी कंपनी कहीं फंस गई कि हम नुकसान कर दी किसी का, उसमें फंस गई कंपनी, तो आपका विटनेस क्या माना जाएगा? जो आपने अकाउंटिंग परफॉर्म की है। आप कोर्ट में भी वो अकाउंटिंग दिखा सकते हैं कि ये देखिए अकाउंटिंग है, कहीं गफला नहीं हुआ है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। यानी कि लॉ में भी इसकी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती ही है। अगर आप अकाउंटिंग नहीं बना रहे और कभी गवर्नमेंट पूछती है आपके अकाउंट के बारे में, तो आप तो फंस गए ना भैया। इस कारण से अकाउंटिंग करिए। फोर्थ आता है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ये भी शब्द हमने बहुत बार सुन चुके हैं इसमें अकाउंटिंग के पहले ही चैप्टर में। ये आपको रट जाना चाहिए। यूजर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इस कारण से जल्दी जल्दी बता रहा हूं। तो कम्युनिकेट करना ही पड़ता है आपको, बाहर वाले यूजर्स के साथ भी, अंदर वाले यूजर के साथ भी। दोनों यूजर के साथ आपको रिलेशनशिप बना के रखना पड़ता है। उनको अकाउंटिंग की जरूरत होती है, आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन की भी जरूरत होती है। ऑनर क्या है? इंटरनल यूजर। और आपका बैंक क्या है? एक्सटर्नल, गवर्नमेंट एक्सटर्नल। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट्स। और भी पॉइंट्स बहुत बुक में दिए हैं, बट जो मेन है ये 4 पॉइंट्स है। जनरली इस टाइप के फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग 4 या 3 मार्क्स का आता है। इस कारण से मैं आपको ये 4 पॉइंट बता दिया हूं और फुल एक्सप्लेनेशन दे दिया हूं। इस कारण से आप में जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, आप उसको अपने शब्द में लिखिए और उसको याद करिए। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या लाभ होता है अकाउंटिंग करने से? तो पहला पॉइंट कहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जहां कहीं भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिख गया, समझ लीजिए किसकी बात कर रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा है। तो मैं पहले बताते हुए आ रहा हूं आपको कि जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपेयर करने में भी मदद करती है हमको। जैसे कि हमको कंपेयर करना है इस साल और पिछले साल हमको कितना मुनाफा हुआ, कितने परसेंट का डिफरेंस रह गया, तो ये भी इसके काम आती है कंपैरेटिव स्टडी। अब जो कंपैरेटिव स्टडी होती है वो 2 टाइप की होती है, इंटर कंपैरेटिव स्टडी एंड इंट्रा कंपैरेटिव स्टडी। इंटर कंपैरेटिव स्टडी में ये होता है कि आप फर्म के अंदर कंपेयर करते हैं कि इस साल के पिछले साल से कंपेयर करेंगे या प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग ईयर से आप करते हैं। बट इंट्रा में क्या होता है? आप फर्म के बाहर जाते हैं और दूसरी फर्म से कंपेयर करते हैं। एग्जांपल लेते हैं टाटा और रिलायंस का। अगर टाटा ग्रोथ कर रहा हो तो रिलायंस को जानना हो क्यों ग्रोथ कर रहा है, कितने परसेंट से ग्रोथ किया, तो वो क्या करेगा? उसकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स देखेगा और फिर उसको अपने में अप्लाई करेगा। तो ये कंपेयर करने से हमको ये लाभ होता है अकाउंटिंग से कि हम कंपेयर कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट आता है एविडेंस इन कोर्ट। ये बता चुका हूं मैं कि आप अकाउंटिंग रिपोर्ट लेके जाएंगे अपनी, तो कोर्ट में भी एविडेंस मानी जाएगी। गवर्नमेंट भी इसे स्वीकार करेगी कि हाँ अकाउंटिंग रिपोर्ट है, सीए का सिग्नेचर है, सीए मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर है, तो ये रिपोर्ट वैलिड है। फोर्थ पॉइंट आता है रिप्लेसेस मेमोरी। कितनी बार कहूं, कितनी बार बताऊं कि रिप्लेसेस मेमोरी इज सिंपली रिकॉर्डिंग। ये क्या करने का मदद करता है? हमको अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने में मदद करता है।
पहले बताते हुए आ रहा हूं, अकाउंटिंग है तो ही आप रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। तो रिप्लेसेस मेमोरी मींस रिकॉर्डिंग। फिर से समराइज करता हूं पॉइंट को। एडवांटेजेस में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सेकंड इज फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, थर्ड वन एविडेंस इन कोर्ट, एंड फोर्थ वन इज हमारा प्यारा जो बार बार आता है, रिप्लेसेस मेमोरी। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स, वैसे ही हमारी अकाउंट भी है। जैसे कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके लिमिटेशंस भी होते हैं और एडवांटेजेस भी होते हैं। तो अभी हमने अकाउंटिंग एडवांटेजेस पढ़ चुके हैं, अब आते हैं सीधे लिमिटेशंस की ओर। तो अब पहला लिमिटेशन ये है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अब ये क्या बोलता है कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो एग्जैक्ट नहीं बताती है। अब कैसे एग्जैक्ट नहीं बताती? कभी कभी क्या करते हैं लोग, जैसे मान लीजिए वैल्यू आई 9.5, क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाते, अनुमान कर लेते हैं कि चलो हमारा आज 5,000 है तो कल हमारी इतनी ग्रोथ हुई 10,000 हो जाएगा, भले ही हुई होगी कितनी 9,000, बट वो क्या मानते हैं 10,000 हो गई होगी। तो इस कारण से हम अकाउंटिंग को फुली एग्जैक्ट नहीं कह सकते, एग्जैक्ट नहीं दिखाती हमें अकाउंटिंग, ये आप समझ सकते हैं इस पॉइंट से। सेकेंड पॉइंट है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। जैसे अकाउंटिंग हम कहां से रिकॉर्ड करते हैं? हमारे पास जो एविडेंसेस होते हैं, बहुत सारे एविडेंस होते हैं, जो बिल होते हैं, कैश मेमो वगैरह होती है। आगे पढ़ेंगे क्या होता है कैश मेमो। जैसे आप जब दुकान में जाते हैं तो बिल देता है दुकानदार, वही समझ लीजिए एक एविडेंस है। वाउचर्स होते हैं, उसके एविडेंस से बनाते हैं हम। कभी कभी कोई गलत लिख दिया उस वाउचर में, हमने तो रिकॉर्ड वही कर लिया और वो आगे ऐसे चलता गया, कोई जान तो रहा नहीं, जाके झाग नहीं रहा है कुछ कि हमारा कितना कम है उतना कम है। क्या हुआ, बस वो वहां पे गलत एक वैल्यू लिख गई और पूरा गलत हो गया। इस कारण से कभी कभी हमारी जो अकाउंटिंग है वो रियल नहीं हो पाती। इस कारण से ये भी लिमिटेशन है कि ये अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन देती है। थर्ड नंबर है इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। मैंने पहले बताया था अकाउंट के क्या लेती है, केवल क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स जो नंबर्स में होते हैं, जो मनी टर्म्स में होती है, बट इग्नोर कर देती है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। भले ही आपका स्टाफ कितना ही अच्छा हो, कितने लगनशील से काम कर रहा हो, कितने मतलब देर तक काम कर रहा हो, आपकी बात मान रहा हो, लेकिन नहीं, अकाउंटिंग बोलती है कोई मतलब नहीं है स्टाफ का। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपकी फर्म बेकार है। और अगर सामने वाले में उसके एम्प्लॉय बहुत रूड नेचर के हैं, अच्छे से काम नहीं करते, पर फिर भी वो फर्म प्रॉफिट की तरफ जा रही है, तो अकाउंटिंग कहता है वो फर्म सही है। अकाउंटिंग ये नहीं कहता कि नहीं आपके पास एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, नहीं, वो केवल किस पे वैल्यू अपनी बेस करता है, मनी पे। उसके लिए कुछ और नहीं है, केवल मनी ही सब कुछ होता है। तो ये हो गया कि इग्नोर कर देता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। फोर्थ पॉइंट इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब पहले समझते हैं ये विंडो ड्रेसिंग क्या होती है। विंडो ड्रेसिंग ये होती है कि आप जब अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट में आपका आया कितना प्रॉफिट 1 लाख रुपीस का, बट कोई दूसरी कंपनी वाला है, आप उसको क्या आपसे पूछता है कि कितना प्रॉफिट हुआ भाई इस साल, आपको लगता है भाई इसका तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, मैं फिर बढ़ा चढ़ा के बता दूं ना। ऐसे आप कहते हैं जब आपके नंबर आते हैं पेपर में तो आपको दोस्त पूछता है कितने नंबर आए, आप क्या होंगे 59.5, आप बताएंगे 60 बताएंगे, बताते हैं आप, सब बताते हैं बच्चे, पेरेंट्स से नहीं छुपा पाते लेकिन अपने दोस्तों से छुपा ही ले जाते हैं। पर कब पता चलता है वो, जब टीचर क्लास में अनाउंस करना शुरू करती है, तब दोस्त आके बोलता है कि भाई इतने आए थे, तब पता चलता है हमको ये बातें। इस कारण से हम फर्म में भी कभी कभी कर लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, बताएंगे जाके 2 लाख रुपए। तो इस कारण से ये विंडो ड्रेसिंग का, उसको हमने क्या नाम दिया, विंडो ड्रेसिंग, कि आप अपने अकाउंटिंग रिपोर्ट को गलत दिखाओ कि हमको प्रॉफिट इतना हुआ, हम इतना दिखा रहे हैं, लॉस हुआ हम प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो क्या हुआ उसमें, जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके में इन्वेस्ट करेंगे बट उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। आप बैंक गए, बैंक से आप लोन उठाएंगे तो क्या बोलेगा बैंक वाला, दिखाओ कितना आपको प्रॉफिट हुआ, आपको लॉस हुआ, लेकिन आप अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट में क्या करेंगे, प्रॉफिट दिखा देंगे, तो बैंक तो आपको लोन दे देगा और फंस जाएगा बैंक और बाद में आप भी फंसेंगे। इस कारण से कभी कभी अकाउंट विंडो ड्रेसिंग भी हमको लेट कर देती है। समझ गए होंगे पॉइंट, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। आप अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग नहीं करेंगे तो अकाउंटिंग आपके लिए बहुत बेनिफिट देगी। तो ये थे हमारे कुछ 3-4 लिमिटेशंस जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छे
क्वेश्चन की ओर जो मैंने आपसे शुरू में ही पूछा था कि अकाउंटिंग इज अ साइंस और एन आर्ट। अगर आपको इसका आंसर पता हो, थोड़ा वीडियो को पॉज करिएगा और कमेंट में लिखिएगा क्या आंसर होगा। मैं बताऊंगा आंसर विद फुल रीजन, पर आप कमेंट में लिखिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं हम वही हमारे पुराने क्वेश्चन कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। तो अब समझते हैं बारीकी से आर्ट के अंदर क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। पहला तो थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, दूसरा क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर। तो अब समझते हैं कि हमारे अकाउंट के अंदर ये सब खूबियां हैं। तो पहला था थ्योरेटिकल नॉलेज, ये तो है हमारे, हम पढ़ ही रहे हैं, पहले दिन से पढ़ रहे हैं और अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं थ्योरी, तो थ्योरी तो है हमारे अकाउंट के अंदर। सेकंड चीज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी भी कूट कूट कर भरी है हमारे अकाउंट के अंदर। आप आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको क्रिएटिविटी समझ में आएगी। जब आप जर्नल बनाएंगे तो एक हाथ में स्केल लेना होगा, यानी आपको चेंज करना होगा, फिर लेजर वगैरह वगैरह चीज बनाएंगे आगे। अब तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड आता है इस साइंस, अकाउंट इज एन साइंस। अब समझते हैं साइंस में भी दो कंडीशन होती है। पहला तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, दूसरा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। तो आपके पास अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है अकाउंट में तो अकाउंट साइंस हो सकती है। हाँ, अकाउंट में होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, बहुत सारा होता है। अभी आप आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपको पूरा उसमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कैसे, आप जब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज डेबिट जाएगी, कौन सी क्रेडिट। तो ये भी एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कौन बनाता है अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन? हमारे इंडिया में ICAI बनाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये पूरे अकाउंटेंट्स के प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन सब यही तैयार करती है। यानी ये हमारा अकाउंट भी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, क्या ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है? हाँ, ये है। कैसे? अगर कोई बंदा USA में है तो वो भी सेम यही चीज फॉलो करेगा जो अभी हम फॉलो करते आ रहे हैं। वो ऐसा नहीं करेगा डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कहीं से निकाल देगा, कुछ उसकी लैंग्वेज अलग होगी, करने का ढंग अलग होगा, बट इसी प्रोसेस से वो गुजरेगा। तो ये हम समझ गए यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। तो अब हम कह सकते हैं गर्व के साथ कि हमारा अकाउंट भी आर्ट और साइंस से कम नहीं। तो अकाउंट इज एन आर्ट और साइंस बोथ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये क्या बोल रहा है, जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें क्या क्या क्वालिटेटिव एलिमेंट्स होने चाहिए जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अच्छा बना दे, ताकि अब आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड चल सके, सब पहचान सके कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है। देखते हैं उसके पॉइंट्स। पहला पॉइंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी क्या, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रियल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बियास। बियास यानी क्या होता है? बियास यानी क्या होता है कि आप कोई पक्षपात ना करें, कोई गलत चीज ना दिखाएं, गलत इंफॉर्मेशन ना रखें अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। ये बोलता है कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। ये होता है पहला पॉइंट। रेलिवेंस, रेलिवेंस यानी सबके समझ में तो आया कि क्या लिख रहे हैं आप। जब आप 20 समय में बैठे हैं 2-3 फर्म के साथ तो आप बता सके, अपने पॉइंट रख सके कि हाँ भाई ये है मेरा इंफॉर्मेशन। आप कहीं अपना सर ना झुकाना पड़े आपको कि मैंने क्या लिखा है, कैसे क्या कर दिया, सब समझ में तो आनी चाहिए, एक्सप्लेन करना उन चीजों को। सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंड यानी समझना उस पॉइंट को कि ये कैसे आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी CA को समझ में आ रहा होगा। मैक्सिमम फर्म्स क्या करती हैं, अपने यहाँ CA रख लेती है, वो पूरे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं और दूसरों को समझाते हैं। ये होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो आप ऐसी अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाइए जो अंडरस्टैंड तो कर सके आदमी। ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, कहीं से भी कोई प्रॉफिट आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट इज कंपेरेबिलिटी। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी बनाइए जिसको आप इजिली कंपेयर कर सकें। 1-2 साल का मतलब एक ही पेज बनाइए, ऐसा नहीं कि 2019 का इस ईयर बना लिए, 2020 का दूसरे उस बुक में बना लिए, फिर अगली बुक में, अब वो बुक मिल ही नहीं रही आपको। ऐसा बना के चलिए, एक कुछ पेज छोड़ के बना के चलिए, वो रहता है आपके
अकाउंटेंट के ऊपर कि वो कैसा बना रहा है, कैसा कंफर्टेबल पा रहा है। तो ये थे पॉइंट्स। रिलायबिलिटी यानी सही आप बनाइए, फ्री फ्रॉम बियास रखिए अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। सेकंड वन इज रेलिवेंस, आपको होना चाहिए यानी सही हो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझ में आनी चाहिए। फोर्थ नंबर इज कंपेरेबिलिटी, यू कैन इजिली कंपेयर योर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स विद इंट्रा कंपेरेबिलिटी एंड इंटर कंपेरेबिलिटी फर्म्स। तो ये थे हमारा कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम आ गए हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो है सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। फिर रिकॉर्डिंग आ गया, बट इस बार कुछ न्यू है जिसमें आपकी पूरी बुक ही बेस्ड है। अगर आपने ये दोनों चीजें जान लिया, क्या, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। इस समय डबल एंट्री सिस्टम ही चल रही है, सिंगल एंट्री सिस्टम पुराने जमाने में चलती थी। पर समझना दोनों जरूरी है कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों बंद हो गई और डबल एंट्री सिस्टम क्यों आ गई। तो चलिए समझते हैं अपन पहले सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम था जहां पे केवल सिंगल एंट्री हुआ करती थी। जैसे कि आप कहीं दुकान में लेने गए कोई सामान, तो मात्र क्या होता था, दुकानदार एंट्री कर लेता था उसकी कि आपने ये सामान ले गए, बस खत्म यहां से। बट उस टाइम गलती क्या होती थी, उस टाइम गलती ये होती थी कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें सही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकल पाता था। क्यों नहीं निकल पाता था? क्योंकि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो एविडेंस के बेसिस पे चलती थी। कभी कभी एविडेंस गलत हो जाते हैं। एविडेंस कहां से मिलते थे? वाउचर्स, बिल से मिलते थे। बिल्स गुम जाते थे। और एक बात और, सिंगल एंट्री सिस्टम में ना रिकॉर्ड करने की रीति रिवाज नहीं थी। उस टाइम तक रिकॉर्ड नहीं होता था ट्रांजैक्शन। जो हमारे पास आए एविडेंसेस, उस पर हमको देख के हमने लिख लिया उसको। और उस टाइम ट्रायल बैलेंस भी नहीं थी। ट्रायल बैलेंस की खासियत है कि कुछ अगर गलत हो रहा है तो आपको ट्रायल बैलेंस टाइम ही पता चल जाता है, वरना फिर आपको जूझना पड़ता है, ये करना वो करना। इस कारण से लोगों ने सोचा कि सिंगल एंट्री सिस्टम बेकार है भाई, इसको दूर भगाओ, तो इसको दूर भगा दिया गया और नया लाया गया डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है? आपकी बुक में शुरू में लिखा है डबल एंट्री सिस्टम, इसको ध्यान से समझिएगा। डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे टू एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग लिए जाते हैं। सिंगल एंट्री में क्या था? वन एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग लिए जाते हैं। अब ये एस्पेक्ट क्या है ये आगे पढ़ेंगे आप, पर अब डबल एंट्री सिस्टम में ध्यान लगाइए। यानी डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है। कैसे? आप गए, वही एग्जांपल, आप गए दुकान में कुछ लेने। अब दुकान में क्या हुआ, आपने उससे गुड्स खरीदा, सामान खरीदा, और उसके बदले क्या देते हैं आप? पैसे दिया आपने उसको। तो वो पैसे लिया, उसको उसने ट्रांजैक्शन में लिख दिया, और उसके यहाँ से सामान भी तो गया, सामान कम हुआ ना, तो उस सामान को भी उसने लिख दिया कि ये सामान इतने का था, ये सामान गया, इतना पैसा मुझे मिल गया। तो क्या बराबर हो गया? कुछ गया तो कुछ आया भी ना। पर ये भी दुनिया भी कहती है कुछ खोगे तो कुछ पाओगे। वही अकाउंट भी फॉलो कर रहा है। सिंगल एंट्री में नहीं होता था कि अगर आप कुछ खो रहे हैं तो कुछ पा भी रहे हैं, केवल सिंगल ही लिखते थे आप कि मेरे को पैसा मिल गया। ये नहीं लिखते थे कि मेरा स्टॉक कितना कम हुआ। स्टॉक यानी सामान जो आप रखे हैं अपने गोडाउन में, उसको स्टॉक सिंपली कहते हैं। अगला हमारा जो वीडियो है वो सेकंड चैप्टर पे आएगा, उसका नाम है बेसिक टर्म। उस पर सब पता चलेगा आपको क्या स्टॉक होता है, क्या ट्रेड रिसीवेबल्स, क्या डेटर्स, क्रेडिटर्स, दुनिया भर के अकाउंटिंग टर्म्स हम उस वीडियो के अंदर देखेंगे। और डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम है, यानी ये आप कोर्ट में भी इसको फॉलो होते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम बंद हो चुका है हर जगह, ये जान लीजिए आप। और जो मेरा था डेबिट क्रेडिट, वो भी हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, ये सब हम जानेंगे। और एक बात और डबल एंट्री सिस्टम की सुन लीजिए। जो डबल एंट्री सिस्टम होती है, जो भी हम अकाउंटिंग पढ़ते आ रहे हैं, वो पूरी डबल एंट्री सिस्टम की पढ़ रहे हैं। शुरू में रिकॉर्डिंग वगैरह, ये समराइजिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, ये सब डबल एंट्री सिस्टम के ही नियम हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिसपे हम अपनी अकाउंटिंग चलाते हैं। तो ये थी हमारी दोनों सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, सिंगल एंट्री में सिंगल एस्पेक्ट, डबल एंट्री में डबल एस्पेक्ट्स। तो अब हमारा यहां से फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, पर हमारे रीति रिवाज चलती आ रही हैं। रीति रिवाज क्या थी कि हम पर डे आपको एक क्वेश्चन देंगे जो हमने पढ़ाया। तो आज का क्वेश्चन अपने कान खोलकर सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल यूजर? अब ऑप्शन सुनिए, बैंक, इन्वेस्टर, ऑनर या गवर्नमेंट।
इनमें से कौन से एक्सटर्नल यूजर नहीं है। दिमाग दौड़ाइए, कौन एक्सटर्नल यूजर होते हैं, कौन इंटरनल होते हैं, और फिर मुझे जवाब या कमेंट में दीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है कि आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल में जा सकते हैं, टेलीग्राम में जा सकते हैं, या डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो मेरे इन वीडियो से तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, तभी मैं जान पाऊंगा कि क्या डाउट है आपको। और एक बात और, अब हम अपने सेकंड वीडियो पे लाने वाले हैं सेकंड चैप्टर, जो बहुत जोरदार होने वाला है। क्या जोरदार? उसमें आपको पूरे अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स पता चलेगी, क्या होते हैं हमारे एसेट्स, क्या डेटर, दुनिया भर की कैपिटल, जो अभी तक आप जानते नहीं है क्योंकि आप अकाउंट्स में नए हैं। तो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा सेकंड पार्ट, ताकि आपको सब बेसिक टर्म्स पता चल जाए। और जाते जाते सभी आप हेल्दी रहिए। अगर आपके घर में कोई भी अनहेल्दी हो तो भगवान से यही कामना करता हूँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और प्लीज घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड बाय। खुश रहिए, मौज करिए और पढ़ते भी रहिए।